हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में। जो इन क्षेत्रों से जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भीमा नायक। भीमा नायक मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में जिन नायकों का नाम लिया जाता है उनमें भीमा नायक को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। क्रांतिवीर भीमा नायक एक भील योद्धा हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले पश्चिमी निमाड़ी रियासत के पंचमोहाली गांव में सन 1840 में हुआ था। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। भीमा नायक ने सेंधवा जिला बड़वानी आदिवासियों का नेतृत्व किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा गया था। भीमा का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा है। 1857 में हुए अम्बापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनके ही किसी करीबी की मुखबरी पर धोखे से पकड़ा गया था। 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल में सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासियों का यह पहला लड़ाका योद्धा है जिसे अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई थी। नेवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी थी। आज़ादी की जंग में भीमा नायक ने अंग्रेजी शासन की सत्ता हिला दी। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया था। बड़वानी शिलावत मार्ग पर ढाबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है। सेठ साहूकार जमींदार ने छलकपट, शोषण, अन्याय और अत्याचार शुरू किए थे तो इससे लोग भड़क गए और विद्रोह शुरू किया था और इस विद्रोह का नेतृत्व क्रांतिवीर भीमा नायक ने किया था। सन 1857 में भीमा नायक की शक्तिशाली टुकड़ी ने तीर कमान से संघर्ष करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। सेंधवा घाट संघर्ष का प्रमुख स्थल बना। 3000 लोगों के साथ भीमा नायक, खाज्या नायक, मोबाशिया, दौलत सिंह, कालू बाबा जैसे वीरों ने लड़ाई लड़ी। इसी दौरान तात्या टोपे नेवाड़ क्षेत्र आए और उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई थी और नेवाड़ परगना खानदेश में भीमा नायक की दहशत फैल गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के 71 ठिकानों को नष्ट कर दिया था। उनकी कर्मस्थली ग्राम धुआवा बावड़ी में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। अगले व्यक्तित्व हैं जंगगढ़ सिंह श्याम। तो जंगगढ़ सिंह श्याम 1962 से 2001 एक अग्रणी समकालीन भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है जिसे जंगल कलाम कहा जाता है। जंगगढ़ का जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में एक पारद गोंड परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सोनपुर गांव से नान कुशिया बाई से विवाह किया और बाद में एक साथी कलाकार बन गई। कला संग्रहालय भारत भवन के निदेशक कलाकार जगदीश स्वामीनाथन ने जंगगढ़ को भोपाल में एक पेशेवर कलाकार के रूप में आने और काम करने के लिए राजी किया। स्वामीनाथन ने फरवरी 1982 में भारत भवन की उद्घाटन प्रदर्शनी में जंगगढ़ की पहली नमूना चित्रों को प्रदर्शित किया। 1986 में 26 वर्षीय जंगगढ़ को शिखर सम्मान समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके काम को भोपाल, दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। जंगगढ़ ने मध्य प्रदेश की विधानसभा, विधान भवन, भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी चित्रित किया है जो आदिवासी और समकालीन भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। वह अपने चित्रों के लिए कागज कैनवस का उपयोग करने वाले पहले गोंड कलाकारों में से थे जो जंगल कलाम के रूप में जाना जाता है। जंगगढ़ के चित्रों में या चित्रों के प्राथमिक विषय गोंड देवता हैं जैसे ठाकुर देव, बड़ा देव, कलसन देवी, अन्य।
उन्होंने जानवरों के कट आउट शैली के चित्रों को भी चित्रित किया। बाघ, हिरण, कछुए और मगरमच्छ अनेक कैनवस पर भीड़ लगाते हैं। जंगगढ़ ने अपने चित्रों में आकृतियों, पैटर्न बनाने के लिए रंगीन डॉट्स की लाइनों का उपयोग किया। 2001 में श्याम ने जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में एक रेजिडेंसी के दौरान अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। जंगगढ़ की पत्नी ननकुशियाबाई और 2 बच्चे मयंक श्याम और जपनी श्याम है, जो जंगलगढ़ कलाम के सभी प्रशंसित कलाकार हैं। अगले व्यक्तित्व हैं पेमा फत्या। तो भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है और पेमा फत्या उसके श्रेष्ठ पिथौरा कलाकार थे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भील जनजाति की कला पिथौरा पेंटिंग के उस्ताद पेमा फत्या का 31 मार्च 2020 की रात को निधन हो गया। आदिवासी चित्रकला पिथौरा के अंतिम हस्ताक्षर माने जाने वाले पेमा 15 सालों से लकवे से पीड़ित थे। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ जिले में रहने वाले पेमा फत्या को देश के बड़े कलाकारों में गिना जाता था। उन्होंने पिथौरा बनाने का कार्य वंशानुगत परंपरा से सीखा। पिथौरा पेंटिंग, जिसे पिटौरा भी कहा जाता है, भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। इसमें ध्वनि सुनना एवं उसे आकृति के रूप में उकेरने की अद्भुत कला का प्रदर्शन किया जाता है। यह कला भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसे विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। भील आदिवासियों के समाज में पिठौरा सजावट के चित्र नहीं है, यह विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें चित्रकार अपने मन से कोई रूपांकन नहीं करता। वह उर्वरता और समृद्धि के देवों के आह्वान और उनको समर्पित छवियां हैं जिनमें सौंदर्य का उतना महत्व नहीं जितना कि विधान का है। जी स्वामीनाथन ने पेमा के पिठौरा में शामिल रूपों की पहचान इस तरह की: बाबा गणेश, कठिया घोड़ा, चंदा बाबा, सूरज बाबा, तारे, शरग, जामी माता, ग्राम्य देवता, पिठौरा बाप जी, रानी काजल, हगराजा, कुंवर, मेघनी घोड़ी, नाहर, हाथी, पानी वाली, बावड़ी, सांप, बिच्छू, विष्टि, बंदर और पोपट के साथ की चिन्ननाला, एकांटगया और सुपार कन्या। घोड़ा पिठौर के केंद्र में होता है। 80 के दशक में झाबुआ के कलेक्टर रहे जी गोपाल कृष्णन ने पहली बार जब पेमा के चित्र देखे तो वह खासे प्रभावित हुए। पेमा की पेंटिंग को उन्होंने प्रदर्शनी में भी भेजा और उसे राज्य स्तर पर 2 पुरस्कार मिले। पेमा को प्रदेश सरकार ने 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था और 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से भोपाल के जनजाति संग्रहालय में सम्मानित किया। पेमा के परिवार में पत्नी और 2 बेटे दिलीप और पंकज हैं। अगले व्यक्तित्व हैं जमुना देवी। जमुना देवी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी महिला सांसदों में एक थी। उनका पूरा जीवन आदिम जाति और आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा हाई स्कूल तक कैनेडियन मिशन स्कूल इंदौर में हुई। छोटी उम्र में ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गईं। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और राज्य की विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी का 81 वर्ष की अवस्था में 24 सितंबर 2010 में इंदौर में निधन हो गया। बुआ जी के नाम से लोकप्रिय जमुना देवी 2003 में पहली बार विपक्ष नेता के रूप में चुना गया था। 1962 में वे पहली बार कांग्रेस के टिकट पर तीसरी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। वह राज्य के झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से सदस्य के रूप में चुनी गई। वर्ष 1978 से 1981 तक संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। जमुना देवी स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत राज्य की पहली विधानसभा की 1952 से 1957 तक सदस्य रहीं। इसके बाद वे मध्य प्रदेश की 6 बार चुनाव जीतकर विधायक बनी।
वे मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभागों में दायित्व संभाला। 1998 में वे राज्य की उप मुख्यमंत्री भी बनी। 2003 में उन्हें संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने पर संसदीय जीवन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 2001 में भारत ज्योति से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्तित्व हैं लाल पद्माधर सिंह। तो रीवा राज्य के अंतर्गत सतना जिले के कृपालपुर ग्राम की लाल पद्माधर सिंह बघेल की शहादत 13 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में हुई। विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर जब पुलिस ने गोलियां बरसाई तब लाल पद्माधर सिंह राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए सीना तानकर खड़े हो गए और गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन ऐसी शौर्य पूर्ण शहादत अमरत्व का ही दूसरा नाम होती है। अगले व्यक्तित्व हैं बीरसा गोंड। 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों के एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को बीरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ। गोंड सरदार बीरसा ने जंगल जंगल घूमकर इन आदिवासियों को प्रेरित और एकजुट किया था। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस व वन अधिकारी घटना स्थल पर आए। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी और बीरसा गोंड की घटना स्थल पर ही शहादत हो गई। और जिर्रा गोंड की मृत्यु के बाद कारावास में हुई अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ आदिवासियों को काफ़ी जुल्म ढाए थे। अगला व्यक्तित्व है खाज्या नायक। अंग्रेजों ने देश में लूट और झूठ का शासन किया, अत्याचार के विरुद्ध अपने संसाधन, संस्कृति, सशस्त्र संघर्ष किए। इन संघर्षों ने अंग्रेजों को हराने, समाज को सुरक्षित करने और आज़ादी के आंदोलन को नया देने का काम किया। इसी कड़ी में खाज्या नायक 11 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे। आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक के पिता गमान नायक चौकीदार थे। खाज्या नायक के साथ आदिवासी समाज के कई महिला पुरुष अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में एक सामान्य सिपाही थे। उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सीतापुर चौक तक के 24 मील लंबे मार्ग की निगरानी का काम सौंपा गया था। खाज्या ने 1831 से 1851 तक इस काम को पूर्ण निष्ठा से किया। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को यात्रियों को लूटते हुए देखा। इससे वह इतने क्रोधित हो गए कि मारने से उस अपराधी की मृत्यु हो गई और शासन ने कानून अपने हाथ में लेने पर 10 साल की सज़ा सुनाई, किंतु कारावास में अनुशासित रहने के कारण उनकी सज़ा घटाकर 5 साल कर दी गई। जेल से छूटकर उनके मन में इस ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत भर चुकी थी और इतिहासकारों के अनुसार 1897 भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा तो अंग्रेज अधिकारियों ने खाज्या और अनेक पूर्व सैनिकों व सिपाहियों को फिर से काम पर रख लिया। पर खाज्या के मन में अंग्रेज शासन के प्रति घृणा के बीच जो अंकुरित हो चुका था और माना जाता है कि वो अंदर से ही रहकर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। उनके मन में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि वह बड़वानी मध्य प्रदेश क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक से मिले, जो रिश्ते में उनके बहनोई लगते थे। यहीं से इन दोनों की जोड़ी बनी, जिसने भीलों की सेना बनाकर निवाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण खड़ा कर दिया। शासन ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अनेक प्रयास किए। इन दोनों भील नायकों को पकड़ने वाले को 1000 रुपये का पुरस्कार घोषित भी किया था और 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावद के बीच स्थित अमाल्यापानी गांव में अंग्रेज सेना और इन भील सेना की मुठभेड़ हुई और अंग्रेज सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे, जबकि भील अपने परंपरागत शस्त्रों से ही मुकाबला कर रहे थे। इसमें खाज्या नायक के वीर पुत्र दौलत सिंह सहित अनेक योद्धा बलिदान हुए। कर्नल जेम्स आउट्रम ने खाज्या नायक को धोखे से गिरफ्तार कर मार दिया था। अगले व्यक्तित्व हैं धीर सिंह। धीर सिंह बघेल रीवा राज्य के सम्मानीय व शीर्षस्थ सरदार थे। उन्होंने 1857 के महासमर में रीवा राज्य की क्रांति का सूत्रपात किया।
धीर सिंह बघेल का जन्म 1820 में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला कृपालपुर में हुआ था। लगभग 17 वर्ष की आयु में रीवा के महाराज से अनबन के कारण धीर सिंह रीवा छोड़कर लाहौर चले गए तथा पंजाब नरेश रणजीत सिंह के यहाँ कार्य करने लगे। सुलह समझाइश के बाद धीर सिंह तथा उनके साथियों को रीवा वापस बुला लिया गया और रीवा राज्य के सरदारों में धीर सिंह महाराजा से सबसे अधिक विश्वसनीय एवं निकट सहयोगी थे। धीर सिंह के निर्देशानुसार रीवा राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांति अभियान में जुटे। अगले व्यक्तित्व हैं शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह। गणा मंडला के अंतिम राजा शंकर शाह शौर्य और बलिदान के प्रतीक हैं। इनका जन्म 1783 में हुआ तथा इनके पिता सुमेर शाह थे। वे एक छोटे भूभाग के राजा थे पर अदम्य साहस के धनी थे। वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज राजा शंकर शाह के पास उनकी जागीर के मात्र 3 गांव थे। महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि एक समृद्धशाली राजवंश के शासक भी थे। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी सरकार का पेंशनर था और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ रहता था। मई सन 1857 में क्रांति का शंखनाद होने के बाद क्रांति की ज्वाला महाकौशल बुंदेलखंड में भी फैल गई। जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण राजा शंकर शाह के द्वारा किया गया था और राजा शौर्य, निर्भीकता, साहस और संकल्प के प्रतिमूर्ति थे जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए थे। राजा शंकर शाह के पिता सुमेध शाह ने जिन्हें पदच्युत करके नरहरि शाह दूसरी बार राजा बने थे। राजा नरहरि शाह निःसंतान थे। राजा शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह को गोद ले लिया और उस समय राजा शंकर शाह सागर में रहते थे। 1857 के विद्रोह की ज्वाला संपूर्ण भारत में धधक रही थी और अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने युद्ध का आह्वान भी किया था। इस संग्राम में रघुनाथ शाह ने अपने पिता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52 रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्राक बड़े अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं और आम जनता को परेशान रखा था और चारों ओर अनाचार और अभिचार का बोलबाला था। राजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों के साथ लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। मराठों और भोसलों राजघरानों ने मिलकर गोंड राजवंश को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जिससे गोंड साम्राज्य कमजोर हुआ, परंतु अदम्य साहस वीरता के प्रतीक महाराजा शंकर शाह ने घुटने नहीं टेके और जबलपुर डिवीज़न में अंग्रेजों के खिलाफ अपने बल बूते पर सशस्त्र बगावत खड़ी कर दी। सन 1857 में जबलपुर संभाग के विद्रोहियों का नेतृत्व राजा शंकर शाह ने स्वयं संभाला। उस वक्त जबलपुर की स्थिति झांसी, कानपुर, अवध तथा मेरठ की तरह थी। जबलपुर की 52वीं पलटन राजा शंकर शाह से मिल गई। इसी बीच अंग्रेजों ने पलटन के सिपाहियों को ऊंचा पद देने का प्रलोभन दिया। साथ ही ईसाई धर्म स्वीकारने वाले को तत्काल हवलदार बनाने की पेशकश की गई और इस प्रस्ताव को सैनिकों ने नकार दिया था। असंतुष्ट सैनिकों एवं ठाकुर जमींदारों की गुप्त बैठकें राजा शंकर शाह के नेतृत्व में संपन्न होने लगी और 1857 में समूचे देश में क्रांति की लहर फैल चुकी थी। राजा शंकर शाह के महल में जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों व 52वीं पलटन के सिपाहियों की बैठकें होने लगी, जिसकी सूचना 11 जुलाई 1857 को जबलपुर इंचार्ज अंग्रेज को मिली। उन्होंने यह सूचना डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट क्लार्क व कमिश्नर मेजर एरिकर्न को दी और सितंबर 1857 के प्रारंभ में कैप्टन मोक्शन को 52वीं पलटन के एक पंडित और एक सिपाही के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी टुकड़ी के कुछ सिपाही राजा शंकर शाह से मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं कि सारे अंग्रेजों को मार डाला जाए। इस खबर की जानकारी ली गई तो पता चला कि पलटन के 8-10 सिपाही और कुछ जमींदार लोग राजा व उनके लड़के रघुनाथ शाह से मिलकर गुप्त मंत्रणा करते रहे। खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता रहता था। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना वफादार
चपरासी भद्रशह को नकली फ़कीर बनाकर राजमहल भेजा और उस समय मऊ, मेरठ, दमदम, बैरकपुर छावनियों में क्रांतिकारी साधु फकीर विभिन्न प्रकार के वेश में और रूप धारण करके क्रांति का कार्य करते थे। तो राजा शंकर शाह इसी धोखे में रहे और अपना उद्देश्य बता बैठे और उस नकली फ़कीर ने राजा से भेद लिया और आकर जानकारी दी कि क्रांतिकारी अंग्रेज साहबान को जान से मारने व खजाना लूटने का मन बना चुके हैं। अंग्रेज अफसरों ने गुप्त मीटिंग और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह व 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर कैंटोनमेंट के मिलिट्री जेल में डाल दिया। रानी फूल कुंवर देवी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर महल से निकलकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने लगी थी। कुंवर रघुनाथ शाह अपने पिता की तरह देशभक्त और मातृभूमि के लिए जान निछावर करने वाले युवक थे और राजा शंकर शाह की गिरफ्तारी के पश्चात राजमहल की तलाशी की गई, जो राजमहल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ढेरों दस्तावेज मिले। इसी को आधार मानकर जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजा व युवराज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत की सजा दी गई। दिनांक 18 सितंबर 1857 को कुंवर माह की अमावस्या के दिन ठीक 11 बजे सूर्य ग्रहण का समय था। पिता व पुत्र को तोप के मुहाने बांधकर तोप चला दी गई। उसी दिन उनकी संपत्ति राजशाह कर ली गई। अगले व्यक्तित्व हैं जननायक टांट्या भील। तो आदिवासियों का जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांट्या भील का जन्म सन 1842 में पश्चिमी निमाड़ के ग्राम बिरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टांट्या कर दिया। निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले जननायक टांट्या भील का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टांट्या भील की पूजा की जाती है। टांट्या भील को आदिवासियों ने देवताओं की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टांट्या भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। टांट्या भील में जावाजी का अमिट अध्याय बन चुके आदि विद्रोही टांट्या भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाली जिद तथा संघर्ष की मिसाल है। टांट्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टांट्या ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण, उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफत की। अंग्रेजों ने ही जननायक टांट्या को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। मध्य प्रदेश के जननायक टांट्या भील को वर्ष 1889 में जयचंद की वजह से फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में भी महज 15 वर्ष के थे, तभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आदिवासियों के रॉबिन हुड नाम से जाने जाते रहे टांट्या भील अंग्रेजों के छत्र छाया में फलते फूलने वाले जमाखोरों को लूटे गए माल को भूखे नंगे और शोषित आदिवासियों में बांट देते थे। गोरिल्ला युद्ध के इस महारथी ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगातार 15 वर्षों तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए अभियान चलाया। टांट्या भील को पकड़ने में 7 वर्ष ब्रिटिश हुकूमत को लग गए थे। 1888-89 में गिरफ्त में आए टांट्या पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। उनके सम्मान में जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों में उल्लेखनीय साधना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवा को दिया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है और यह सम्मान किसी एक उपलब्धि के ना होकर शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिए दिया जाता है। वर्ष 2008 में यह पहला सम्मान श्री राजा राम मौर्य देवास को प्रदान किया गया था। अगले व्यक्तित्व हैं दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी समाज के हित में आवाज़ उठाने वाले अग्रणी नेता हैं। वे इंदिरा गांधी के करीबी रहे। उन्हें इंदिरा गांधी ने लोकसभा में सचेतक बनाया था।
उनका जन्म 18 जून 1944 में झाबुआ में हुआ था। दिलीप सिंह भूरिया अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे। वह 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा कांग्रेस के सांसद रहे और 16वीं लोकसभा में भी भाजपा के सांसद चुने गए। वे अटल सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे तो भूरिया आयोग के भी अध्यक्ष रहे। ऐसा कानून जो आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे बनाने के श्रेय भूरिया को ही जाता है। ये ऐसा लिखा है दोस्तों, पैसा नहीं। वह 1980 में पहली बार सांसद बने और 16 साल तक लगातार सांसद रहे थे। दिलीप सिंह भूरिया ने मध्य प्रदेश के अविभाजित रहते आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की थी। मध्य प्रदेश के जिन आदिवासी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई उनमें दिलीप सिंह भूरिया सबसे कद्दावर थे। उन्होंने 2 बार कांग्रेस छोड़ी थी और 1 बार भाजपा छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी रहे। मोतीलाल वोरा के सीएम रहते दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति बनकर लागू हुई थी। दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी थे और बोफोर्स घोटाले के प्रारंभिक जांच के लिए बनी संसदीय कमेटी के भी सदस्य थे। इस प्रकार आदिवासी हित के लिए लड़ने वाले दिलीप सिंह भूरिया एक बेबाक, ईमानदार, सरल, सहज नेता माने जाते थे। श्री दिलीप सिंह भूरिया का निधन 24 जून 2015 को हो गया। दिलीप सिंह भूरिया भाजपा के 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के करीबी रहे। दोनों पीएम उन्हें आदिवासी समाज का बड़ा चिंतक और जानकर मानकर सम्मान देते रहे। अगले व्यक्तित्व हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के आदिवासी व्यक्तियों में एक बड़ा नाम कांतिलाल भूरिया का है। कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। वे नानू राम भूरिया और लादी बाई के पुत्र हैं। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और वे जुलाई 2011 तक भारत गणराज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री थे। 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर पदोन्नत किया गया, मंत्री के पद पर। और इससे पहले भी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। भूरिया 1998, 99 और 2004 में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र और 2009 और 2015 में रतलाम से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनकी पत्नी कल्पना भूरिया और बेटे संदीप भूरिया और विक्रांत भूरिया हैं। उन्होंने एमए किया और चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से LLB किया। वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। तो दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के बारवाती गांव में रहने वाले हैं। 18 मई 1959 को जन्मे कुलस्ते ने मंडला कॉलेज, तत्कालीन सागर विश्वविद्यालय एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पढ़ाई की और वह MA, BEd और विधि स्नातक हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला लोकसभा सीट से 6ठी बार चुनाव जीते। कुलस्ते पार्टी के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने 1988 में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 1989 में पहली बार निवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उसके बाद 1996 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। 1999 से 2004 तक केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बसोरी सिंह मशराम से चुनाव हार गए थे। 2012 में राज्यसभा में चुने गए। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में फिर से जीत गए और 2016-17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे।
इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जाने तो फग्गन सिंह कुलस्ते का जो जन्म हुआ 18 मई 1959, जन्म स्थान बारावती जिला मंडला मध्य प्रदेश, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, व्यवसाय कृषिविद, शिक्षक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिता का नाम श्री शोभन सिंह कुलस्ते, माता का नाम श्रीमती हीराबाई, जीवन साथी का नाम श्रीमती सावित्री कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के मंडला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। 5 जुलाई 2016 से 3 सितंबर 2017 केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। 29 जनवरी 2015 से 5 जुलाई 2016 में सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 22 नवंबर 1999 मई 2004 में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री बने। 2014 में लोकसभा चुनाव में मंडला से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्होंने कांग्रेस के ओंकार सिंह मारकम को हराया। 2012-13 उन्हें शहरी विकास संबंधित समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। अगले व्यक्तित्व हैं नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह एक भारतीय राजनेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के त्यागपत्र के बाद राजा नरेश चंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रदेश के पहले आदिवासी नेता की सरकार गिर गई। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी से मतभेद चलते सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया। संविदा सरकार के पतन के बाद गोंड आदिवासी राजा नरेश चंद्र सिंह 13 से 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के 22गढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत में सारंगगढ़ राज्य के शासक थे। उन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य का विलय किया था। इसके बाद राजा नरेश चंद्र कांग्रेस के प्रमुख नेता हो गए। 1952 में उन्होंने पहला चुनाव जीता। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सरकार और आदिवासियों के बीच उन्होंने एक सेतु के रूप में काम किया। राजा नरेश चंद्र दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा के सदस्य रहे। उल्लेखनीय है कि सारंगगढ़ रियासत के पूर्व राजा तथा अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह का प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर में संपन्न हुई थी। सन 1969 में वे 13 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।